नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। ये जब भी आप साउंड से रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड जब आप आगे तक के क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको ये तीन टर्म्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आयाम का क्या अर्थ है, आवर्तकाल का क्या वो अर्थ है और आवृत्ति का क्या अर्थ है। तो आज के सेशन में हम यही समझने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें अगर हम कहें थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट आ गया था कि हम देख रहे थे हमारे ईयर स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन आज हम लोग फिजिक्स पे फिर वापस आ रहे हैं और अब हम थोड़े से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कंपन होता है तो उसके आयाम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवर्तकाल का क्या अर्थ है, आवृत्ति का क्या अर्थ है। तो इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे सेशन में आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। तो अगर नहीं है, वीडियो पॉज करिए, बुक लेकर बैठे और फिर हमारा ये सेशन देखिए। तो टाइम है बुक खोलने का, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो ये अब हमने देखिए जैसे समझ लिया है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो एक बोलने के अगर हम कहें इनिशियल जो है वो कंपन है। जहां कंपन होता है वहां पे साउंड्स क्रिएट होती है। तो इसको समझते हैं अब हम कि किसी वस्तु को अगर हम बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। तो कंपन का क्या अर्थ हो रहा है, जब कोई चीज हिलती है, जैसे आपने रबर बैंड लिया, दोनों कहीं उसके दोनों एंड आपने कहीं अटकाए और बीच में उसकी एक जरा सा उसको टच दिया, वो थोड़ी देर हिलता है। तो जो ऐसे 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 करके हल्का हल्का हिलता है, इसको हम कहते हैं कंपन। ठीक है, तो बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो अब हम कंपन है इसको हम दोलन गति भी कह रहे हैं। दोलन गति जैसे हमने पेंडुलम की देखी थी कि वो ऐसे करके उसका एक पूरा राउंड होता है ना। तो ऐसी ही ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये भी दोलन कहा जा रहा है। तो पेंडुलम ऐसे होता है और यहाँ पे अगर हम कहें तो कोई भी चीज है उसका जो एक कंपन है वो इस टाइप से होता है। तो इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। और हम ये पहले जब हमने टाइम पीरियड इनकी बात कर रही थी तो हम लोगों ने दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आवृत्ति की अगर हमें परिभाषा देखनी है तो ये मार्क कर लीजिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कितने दोलन हुए, एक सेकंड में कितने दोलन हुए उसको हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति का जो है हम जो मापते हैं उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं और इसका संकेत हम HZ से देते हैं। तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है और ये जब जैसे किलोमीटर है तो हम km लिखते हैं, लीटर है हम L लिख देते हैं, मिनट है हम MIN लिख देते हैं। ऐसे ही हम हर्ट्ज के लिए HZ लिखते हैं। ठीक है, अब ए और आगे अब हम देखते हैं, अगर हम कह रहे हैं 1 हर्ट्ज आवृत्ति है तो 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर 1 हर्ट्ज होता है। तो कोई वस्तु अगर 20 दोलन पूरे करेगी तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी हम एक पहचान जाते हैं कि ये कौन किसकी ध्वनि है। तो ये कैसे संभव होता है, तो इसके लिए क्या है, जो ध्वनियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं ध्वनियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो वो भिन्नता किस कारण आ रही है, वो कुछ तो कहीं तो एक भिन्नता हो रही होगी तभी तो साउंड्स हमें डिफरेंट सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आवृत्ति एक देख लिया कि उसके दोलन कितने हो रहे हैं,
तो एक तो देख लिया हमने कि दोलन 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, उससे डिफरेंस हो रहा है। दूसरा है आयाम। आयाम जैसा मैंने आपको बताया कितना ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये है कि अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, या वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, या ऐसे हो रहा है। देखिए हर बार हमारा एक उससे जो साउंड है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। तो तो इसलिए हम जब हर साउंड का एक आवृत्ति और आयाम डिफरेंट होता है, इसलिए हमें जो साउंड सुनाई देती है वो हमें डिफरेंट सुनाई देती है। इसके साथ हम लोग बात और करते हैं प्रबलता तथा तारतम्य की। प्रबलता और तारतम्य को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्रियाकलाप फिर से एक करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, पहले हम एक ग्लास लेते हैं धातु का, और हम एक चम्मच लेते हैं, और क्या करते हैं, चम्मच को हम ग्लास से टकराते हैं। तो देखिए आपको कुछ सुनाई देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक थर्माकोल का एक बॉल लेकर उसको उससे टकराते हैं। तो यहाँ पे और जब हम थर्माकोल से टकराते हैं तब आप देखिए कि ग्लास कितना कंपित होता है। तो यहाँ ये देखते हैं कि जो आपको एक ऑब्जर्व करने की बात है कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। आप ये देखिए कि जब आप चम्मच टकरा रहे हैं तो कितना विस्थापित हो रहा है, और जब हम एक थर्माकोल का टकरा रहे हैं तो कितना विस्थापित हो रहा है। और जो ग्लास में जो कंपन का जो आयाम ये यहाँ पे ये देखिए, गेंद का विस्थापन ग्लास के कंपन के आयाम की माप है। तो गेंद जितना विस्थापित हो रही है वो क्या है, ग्लास के कंपन के आयाम की माप है कि वो कितना दूर जा रहा है। जो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो साउंड है, हम जब आयाम की बात कर रहे हैं तो जो वाइब्रेशन हो रही है कितनी है, वो यहाँ से ऐसे ऐसे उठ रही है, या ऐसे उठ रही है, या ऐसे उठ रही है। तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि ध्वनि की जो प्रबलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी साउंड आ रही है, वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो बहुत प्रबल होती है, और जब कम होगा तो ध्वनि उतनी ही मंद होगी। तो जितना ऊपर जाएगा, जितना एक वाइब्रेशन से एक मूवमेंट होगा, उतना ही आपका जो ध्वनि है वो आपको या तो प्रबल सुनाई देगी या मंद सुनाई देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और जैसे इसको समझने के लिए वो कहते हैं कि जब आप ग्लास पे आघात दे रहे हैं तो या आप पहले कुछ अधिक बल दीजिए, बाद में कुछ कम बल दीजिए, और दोनों में जो आपको एक वाइब्रेशंस विजिबल है या साउंड क्रिएट हो रही है, तो आप उसका डिफरेंस समझ सकते हैं। तो मेन यही है कि आपका आयाम जितना ऊपर होगा, जितना अधिक आयाम होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपको साउंड सुनाई देगी। कम होगा तो कम सुनाई, मतलब थोड़ी लो उसमें सुनाई देगी। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, ये आपको एक बड़ा अच्छा चार्ट दिया है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। तो यहाँ है कि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। ये भी आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। अगर आयाम दुगना होगा तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। और जो प्रबलता है इसको हम डेसिबल में के मात्रक में मापते हैं। तो जैसे आप जब हम नॉइस पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो आपका जगह यही आता है कि इतने डेसिबल हमें साउंड वहां पे क्रिएट हो रही है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को शहरों में नहीं लगाया जाता क्योंकि उनकी हाई डेसिबल्स होती हैं।
तो ये भी अब आपको पता चल गया होगा कि हमने जैसे ऊपर आयाम का देखा था कि वो हर्ट्ज में हम मापते हैं, तो जब ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं, ये भी एक उसका मात्रक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो सामान्य श्वास है उसका 10 डेसिबल है, और ये अब आप ये देख लीजिए कि जो फैक्ट्री का औसत आता है वो 80 है। देखिए कितना गुना बढ़ा हुआ है। और ये जो है ये आपके लिए बहुत एक डिस्टर्बिंग और आपके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है, और ये हम अभी इस चैप्टर में ही नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तब और करेंगे। और आपका बहुत बिजी जहां आपका ये ट्रैफिक होता है, देखिए कितना अधिक है। और यहाँ पे आप देखिए ये सामान्य अगर हम बात वार्तालाप ही कर रहे हैं तो हमारी 60 डेसिबल्स की हो जाती है। तो ये आपका मात्रक है जिसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो जब के जो एक जो वस्तु जो कंपित हो रही है, तो उसका ये कंपित वस्तु का अगर आयाम उसका अधिक होगा तो हमें जो साउंड है हमें उतनी ही प्रबल सुनाई देगी। आयाम कम होगा तो हमें साउंड भी बहुत स्लो सुनाई देगी। तो यहाँ पे जो है किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से हम कर सकते हैं। तो हमें एक बच्चे का हमें एक पता चल जाता है ये बच्चा बोल रहा है, तो इसका मतलब है उसके जो आयाम होगा वो भी कम होगा। और यहाँ पे और जो एक वयस्क है उसका एक डिफरेंट आएगा, उसके अंदर भी वाइब्रेशंस डिफरेंट क्रिएट होंगे और बाहर जो इफेक्ट आएगा वो भी भिन्न होगा। तो ये देखिए कि जो एक आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत हल्के हल्के बोलता है और बड़े बड़े जोर से बोलते हैं। बच्चा भी उतने जोर से बोलता है, लेकिन उसका जो एक अगर कहें उसके पिच में काफी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सुनते ही हमें पता चल जाता है कोई व्यस्त बोल रहा है या बड़ा बोल रहा है। तो आगे देखते हैं, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत को निर्धारित करती है। तो जो आवृत्ति है उसकी जो हिलना है वो उसकी तीक्ष्णता और तारत को निर्धारित करती है। ये तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लीजिए। ये आज जो है ये पूरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट वो चल रहा है टॉपिक, इसलिए आपकी बुक होनी बहुत जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि अगर कंपन की आवृत्ति बहुत अधिक है, मीन्स वो जल्दी जल्दी ऐसे उसकी आवृत्ति वो जल्दी जल्दी एक हिल रहा है, तो हम कहते हैं ध्वनि तीखी है। और अगर आवृत्ति उसकी कम है तो हम कहते हैं उसका जो तारत्व है वो एक कम है। तो यहाँ ये करें कि उसका एक कंपन हो रहा है, वो एक तो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है वो आयाम आ गया, और प्लस वो कितना फ्रीक्वेंट, कितना एक सेकंड में कितनी बार वो हिल रहा है, उससे भी ध्वनि तीखी या मंद हो सकती है। तो यदि कंपन, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। तो ये भी कि यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत कम है। तो यहाँ देखिए एक आप ड्रम बज रहा है इसका देखिए, और जब सीटी बज रही है तब देखिए डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी हो गया, और यहाँ पर कितना है। तो ये एक डिफरेंस लाता है साउंड में। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए ये कम तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन जो सीटी है वो उसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो हमें एक तीखापन सा सुनाई देता है सीटी में, लेकिन ढोल में वो तीखापन नहीं सुनाई देता है।
तो इसलिए अधिक तारत की ध्वनि उत्पन्न कर, तो ये सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उसकी जो तारत की ध्वनि है वो अधिक उत्पन्न करती है। मतलब अगर जो कहे ना बड़ी तीखी सी जो साउंड सुनाई देती है, वो ये एक डिफरेंस आता है। और यहाँ पे देखिए आपके और उदाहरण भी दे रखे हैं कि शेर की दहाड़ का तारत मंद होता है, तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। तो ये आपके हैं कि कैसे हम तारत से एक ध्वनि का एक वो जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ और एक आपका आ रहा है कि जैसा मैं आपको कह रही थी कि वयस्क और बच्चों की आवाजें हम सुनते हैं, तो यहाँ पे भी हमें अंतर इसी बेसिस पे देखने को मिलता है कि जो बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से क्या होती है, वो एक अधिक होती है। वो काफी एक अगर हम कहें तो ये एक आप कंपैरिजन जैसे सीटी और ढोल के बीच में हम कर सकते हैं, है ना। तो सेम ही इस टाइप से हम बच्चे और जो वयस्क है उसका एक हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे उसकी जो आवृत्ति है उसमें डिफरेंस आता है। तो हमें ये जो बच्चा है या वयस्क है उसकी भी आवाज में डिफरेंस सुनाई देता है। तो और इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब लेडीज की और जेंट्स की उनकी भी आवाज में डिफरेंस होता है। तो ये सब काफी एक अभी आपको तो एक ऊपर से बता रहा एक है, लेकिन जब आप और बड़े क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ ये वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो किस प्रकार से एक डिफरेंस लेकर आ रही है। तो ये सब है, लेकिन ये एक चीज पता आपको चल रही है कि जैसे जैसे आवर्त काल में डिफरेंस होता है तो हमारी तीक्ष्णता उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है या कम होती है। और जब वो एक उसमें डिफरेंस आता है तो जो हमारे कानों में वो जो साउंड जा रही है वो उसी रूप में जाती हैं और हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करके एक बता देता है ये बड़ी तीखी है या ये थोड़ी सॉलिड आवाज क्रिएट हो रही है। फिर एक जो आता है आपका जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की आपका होते हैं, श्रव्य और अश्रव्य। तो यहाँ जो है ये नोट कर लीजिए कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता है। तो आप एक सिंपल एक एग्जांपल है कि आपको आहट नहीं आती है, लेकिन अगर आपके घर में आपका पेट कुत्ता है वो आपसे पहले जान जाता है कि कोई आया है, क्योंकि जो डॉग्स हैं उनमें एक 20 कंपन प्रति सेकंड से कम सुनने की क्षमता होती है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं ये 20 कंपन प्रति सेकंड जो है उससे अगर कम है तो हम वो वाली साउंड नहीं सुन पाते हैं। तो तो यहाँ जो हमारा जो सुनने की एक रेंज है वो हमारी एक 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की हम सुनने के कैपेबल होते हैं। और इससे ऊंची जो अगर आवृत्ति की हो रही है वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो कुछ जंतु हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये कुत्तों में ये क्षमता होती है। और और जो पुलिसकर्मी हैं ये भी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ जो एक और है जो आपका अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड, तो ये जो अल्ट्रासाउंड का ही अर्थ ये है कि वो जो है उतना जो एक साउंड्स क्रिएट हो रही हैं उसको वो साउंड से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में एनालाइज करते हैं। तो ये भी एक बहुत एडवांस चीज है, अभी तो आपको बस एक आउटलाइन बताई जा रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा था ये आप मार्क कर लीजिए कि हम जो सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हम एक के बीच जो आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं वो ही सुन पाते हैं, उससे कम या उससे अधिक नहीं सुन पाते।
तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापा जाता है और इसका संकेत Hz है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। आयाम की बात करते हैं तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम अधिक होता है तब उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, यदि आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो आयाम का जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। तो देखिए, तीक्ष्णता शार्पनेस आ जाता है और तारत आ जाता है पिच। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि कोई किसी किसी की आवाज, जैसे कुछ लोग अपना एक्टिंग करते हुए करते हैं तो बड़ी आवाज की अपनी पिच में बहुत डिफरेंस लाते हैं, ऐसे करके बहुत पतली सी एक आवाज लेकर आते हैं। तो वो मीन्स उनका जो पिच होता है वो बहुत डाउन होता है। और जब आप कोई ड्रामा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है कैसे आपको शार्पनेस लानी है अपने साउंड में, कैसे आपको अपनी पिच पे इम्प्रूव करना है। तो ये हम करते हैं कि जब हमें अपनी साउंड में कुछ क्रिएट करना है, तो काफी जो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो साउंड है वो लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि वो उस वैसे कैरेक्टर बन के अपनी पिच में वेरिएशन करके वो नई नई साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो तीक्ष्णता मीन्स शार्पनेस और तारत मीन्स पिच। ठीक है, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखे तो ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि आगे आप सीनियर क्लासेस तक जब आप ये फिजिक्स में साउंड का टॉपिक पढ़ेंगे, ये 3 आपको जो हमने आयाम, आवृत्ति, शार्पनेस, पिच, इनकी जो बात करी है वो आपकी आगे तक चलेगी। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा सेशन है, मिलते हैं फिर से। बाय।